हेलो स्टूडेंट्स। हमने बैंकिंग सेक्टर वाला पॉइंट चल रहा था हमारा चैप्टर बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर में, ठीक है ना। उसी के आगे का पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ मॉडर्न बैंक्स। अब यहाँ पर आपको कुछ बैंकों के नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। टाइप्स दे रखे हैं कि बैंक जो होती है कि नॉर्मली बैंक हमारे लिए कितनी रहती है, एक ही तरह की होगी, पैसा जमा करना निकालना, बस ये। बट बैंक के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरीके की बैंकें होती है। अब यहाँ पर आपको नेम दे रखेंगे। पहला नाम दिया है आपको कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। द दिस बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक विथ अ व्यू टू प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज एंड इंटरेस्ट अलाउड इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। मिश्रित पूंजी वाले बैंक जो सामान्य बैंकिंग के कार्य करते हैं वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। ये बैंक धन जमा करने, ऋण देने, चेकों के संग्रह करने, उनका भुगतान करने तथा व्यापारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। अब जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं इनका मेन काम क्या रहता है, पैसा जमा करना, ठीक है ना। पैसा जमा करते हैं और दूसरा चीज़ रहती है कि वही पैसा जमा करके फिर ये क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, मतलब अल्पकालीन और दीर्घकालीन लोन प्रोवाइड करते हैं कंपनियों को, ठीक है। इसके बाद इन्होंने दे रखा है ये बैंक व्यापार, उद्योग और वाणिज्य के विकास के लिए सरकारी प्रतिभूतियों, विनिमय पत्रों, कृषि उपज तथा माल की जमानत पर अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं कि बिजनेस, इंडस्ट्रीज, बैंक या फिर कृषि उपज, माल, गुड्स, इन सब को क्या करते हैं, गिरवी रखते हैं, इनकी जमानत लेते हैं, उसके बिहाफ पे ही क्या देते हैं, लोन देते हैं। बिना किसी गारंटी के कमर्शियल बैंक लोन नहीं देता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कोई सी भी चीज़ें आपको अपनी असेट्स के रूप में असेट्स जो भी रहती है आपको यहाँ पर जमानत के तौर पर देना पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल बैंक। औद्योगिक बैंक वे बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं हैं जो उद्योगों को मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण प्रदान कर वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इंडस्ट्रियल बैंक वो होते हैं जो उद्योगों को मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान कर वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। अब ये क्या करते हैं, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋण, मतलब छोटा लोन नहीं देते हैं, एक मीडियम टाइम का और एक लॉन्ग टाइम का लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नॉर्मली बात है, कोई सी भी बैंक को सबका मेन मोटिव क्या होता है, लोन प्रोवाइड करना, क्योंकि पैसा जितना सेविंग होता हैगा, जितने ज़्यादा पैसा आता हैगा उतने ही ज़्यादा बैंक लोन देते हैं। तो जो ऊपर वाली कमर्शियल बैंक थी इसका दे रखा था कि छोटे टाइम के लिए कुछ सामान गिरवी रखती है, जमानत के तौर पर रखती है, कि उसके हिसाब से फिर लोन देती है। नीचे जो बैंक दे रखी है कि ये मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान कर वित्तीय सहायता प्राप्त करती है। इन बैंकों की पूंजी अधिक होती है। अब नॉर्मली बात है, इंडस्ट्रियल बैंक है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां इनसे जुड़ी हुई है, बड़ी बड़ी फर्म इनसे जुड़ी हुई है, तो ये बैंक भी बड़ी ही होगी, इनकी पूंजी अधिक होती है, इनके पास पैसा बहुत रहता है। ये बैंक अपने अंश पूंजी संस्थाओं को बेचते हैं। ये बैंक केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा विदेशी बैंकों से ऋण प्राप्त करके तथा पूंजी निर्माण में सहायता करके औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल जो एरिया होते हैं, इंडस्ट्री होती है कि उन लोगों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। उसके हिसाब से उस इंडस्ट्री को आगे पहुंचाने में, उसका विकास करने में ये बैंक बहुत हेल्पफुल होते हैं तथा पूंजी निर्माण में सहायता करके औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के प्रमुख औद्योगिक बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं निम्नलिखित है। यहाँ पर हमें कुछ नाम दे रखे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, फिर नेक्स्ट दिया ICICI, IDBI, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक, NIDC, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और HDFC बैंक, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इन नामों के आपने ICICI, IDBI, ये बैंकों के नाम तो आपने सुने होंगे। ये वही सारे बैंक यहाँ पर इंडस्ट्रियल बैंक कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर बैंक, कृषि बैंक। कृषि बैंक वे बैंक होते हैं जो कृषि विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था करते हैं। इन बैंकों का उद्देश्य खेती संबंधी कार्य जैसे बीज, हल, बेल, सिंचाई आदि की रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। एग्रीकल्चर जो बैंक होते हैं ये किसानों को लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। किस चीज़ के लिए, बीज लाने के लिए, जुताई करने के लिए, बेल के लिए, सिंचाई करने के लिए, ठीक है ना। कम से कम इंटरेस्ट ब्याज के साथ में इनको लोन प्रोवाइड करा जाए।
कृषि सहकारी बैंक किसानों को बहुत कम ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। इनके द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रारंभ की गई है। एग्रीकल्चर जो बैंक होते हैं ये कम से कम बोल सकते हैं कि मिनिमम इंटरेस्ट के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोन इनको एक शॉर्ट टाइम के लिए देते हैं। जैसे क्या रहता है, एक फसल के लिए दिया जाता है कि आपकी जो खेती हो रही है कि एक फसल आएगी, मतलब 6 महीने का टाइम आपको दिया जाता है, 6 महीने में आपको वो पैसा रिटर्न करना पड़ता है। साल भर के लिए दिया जाता है, 2 साल के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। इतने एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ये लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। कृषक अपनी आवश्यकता अनुसार क्रेडिट कार्ड के आधार पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अब जो इनको किसानों के लिए क्या है, क्रेडिट कार्ड बनाया, किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें क्या है, किसान जो लेते हैं वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोन ले सकते हैं, किंतु इसमें ऋण की मात्रा उनके स्वामित्व की भूमि के आधार पर स्वीकार की जाती है। मतलब क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है कि वो जितनी भी ज़मीन उस किसान के नाम पर होती है कि उसके बोल सकते हैं मूल्य के हिसाब से ही इनकी लिमिट तय की जा सकती है। जैसे अगर किसी किसान की ज़मीन है कि उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए की, ठीक है ना, तो इनकी उसके हिसाब से ही डिसाइड करा जाएगा कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट हमें कितनी बनानी। अगर कल को वो व्यक्ति लोन भर नहीं सकता है, पैसा नहीं दे पाता, तो कम से कम हमारे पास कुछ तो चीज़ होना चाहिए जिससे हम वो पैसा ले सके। नेक्स्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज बैंक। विदेशी मुद्रा का लेन देन करने वाले बैंकों की विदेशी विनिमय बैंक कहते हैं, ठीक है ना। फॉरेन से जो पैसा आता है या फिर इंडिया से पैसा फॉरेन जाता है, तो इन पैसों को एक्सचेंज करने वाली बैंकों को क्या बोला जाता है, फॉरेन एक्सचेंज बैंक। नॉर्मली बात है, सभी तरह का काम जो सारी बैंक के करते हैं वो भी ये बैंक भी सब काम करती है, लेकिन इनका मेन काम क्या रहता है, फॉरेन का पैसा यहाँ आकर इंडिया की करेंसी में एक्सचेंज कर और इंडिया का पैसा फॉरेन की करेंसी में एक्सचेंज कर। नेक्स्ट आता है सेविंग बैंक। पश्चिमी देशों में प्रत्यक्ष से छोटी छोटी बचतों को एकत्र करने के लिए बचत बैंक की स्थापना की जाती है। अब क्या करा जाता है यहाँ पर, हम नॉर्मली बात है कि छोटी छोटी रकमें जमा करने के लिए सेविंग अकाउंट बनाए जाते हैं, ठीक है। अब ये अकाउंट ऐसे रहते हैं जहाँ पर आप शायद डेली के बेस पे जमा कर दो, वीकली जमा कर दो, मंथली जमा कर दो, आपके पास जितना पैसा आता है आप भले 10 रुपये रोज़ जमा करो, 20 रुपये रोज़ जमा करो, 100 रुपये जमा करो, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बचत करने के लिए कौन से बैंक बनाए जाते हैं, सेविंग बैंक, जिसमें आपसे पैसा डेली बेस पे, मंथली बेस पे, वीकली बेस पे जमा कराया जाता है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक वो होती है कि जो सभी बैंकों की बैंक होती है या फिर पूरे एक देश का पूरा पैसा कंट्रोल करती है कि, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है कि वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है कि जितनी भी इंडिया में बैंकें हैगी सबको कंट्रोल करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितना भी पैसा, रुपए, नोट छपते हैंगे, प्रिंटिंग होते हैंगे, वो सब किसके द्वारा किए जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। जितना भी नए रूल रेगुलेशन बनते हैंगे बैंकों के लिए वो सब कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट आता है रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक। अब ग्रामीण बैंक क्या होता है कि ये भी गाँव में होता है, ठीक है ना, गाँव में लगाया जाता है, लेकिन ये जो हमारा एग्रीकल्चर बैंक था वो सिर्फ किसानों के लिए था, ठीक है ना। बट जो ग्रामीण बैंक है, रूरल बैंक है, छोटे किसानों तथा निर्बल लोगों की आर्थिक सहायता है तो गठित बैंक ग्रामीण बैंक कहलाते हैं। मतलब छोटे छोटे किसान हो गए, ठीक है, ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, उन लोगों की हेल्प के लिए क्या बनाया जाए, रूरल बैंक बनाए। इन बैंकों को मुख्य उद्देश्य छोटे तथा सीमांत किसानों, ठीक है, छोटे छोटे जो किसान हैं वो, खेती हर मजदूर जो खेतों में मजदूरी करते हैं वो, गाँव के शिल्पकार जैसे बढ़ाई वगैरह हो गए, ठीक है ना, तथा छोटे छोटे उद्यमों की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव बैंक। ये बैंक सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर संगठित किए जाते हैं। इनका ढांचा प्रायः 3 स्तरीय होता है। पहला ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारी बैंक, दूसरा जिला स्तरीय सहकारी बैंक और थर्ड होता है राज्य स्तरीय सहकारी बैंक। शहरों के सहकारी बैंक व्यापारियों, शिल्पकारों तथा कर्मचारियों के लिए ऋण प्रदान करते तथा ग्रामीण सहकारी बैंक खाद बीज खरीदने, लगान आदि चुकाने के लिए अल्पकालीन ऋण और पशु व कृषि उपकरण खरीदने के लिए किसानों को मध्यकालीन ऋण प्रदान करते हैं। जो कोऑपरेटिव सहकारी बैंक होते हैं ये 3 तरह के बताए गए। पहला इसमें गांव के लिए बनाया गया है, ग्राम स्तर पे बताया गया है, दूसरा बताया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब जिला स्तर, और तीसरा बनाया गया है राज्य स्तर पे मतलब स्टेट लेवल पे। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि शहरी जो बैंक होते हैं सहकारी बैंक, ठीक है ना, जो जिले में होते हैं, शहर में होते हैं, ये क्या करते हैं, छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं उनको, या फिर सैलरी पर्सन जो मजदूरी करते हैं उन लोगों को, कर्मचारियों को, इन लोगों को ऋण प्रोवाइड करते हैं, मतलब लोन देते हैं। और जो गाँवों में सहकारी बैंक होते हैं वो गाँव के लोगों को ही लोन देते हैं।
नेक्स्ट आता है लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक। इन्हें भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। ये बैंक दीर्घकालीन ऋण पत्र निर्गमित करके अपना धनकोष बनाते हैं। ये कृषकों को अचल संपत्तियों की जमानत पर उचित ब्याज दर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। सामान्यतः ऋण भूमि के लिए मूल्य की 50% राशि तक ही दिया जाता है। अब ये क्या करते हैंगे कि ये दीर्घकालीन ऋण डिबेंचर होते हैंगे, इसको निर्गमित करके अपना पैसा बनाते हैंगे, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करते हैं, अचल संपत्तियों की जमानत पर उचित ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण मतलब होम लोन प्रोवाइड करते हैं। सीधी सी बात है कि जो मकानों पे, संपत्ति पे, जगह पे हमें जो लोन मिलता है वो होम लोन कहलाता है। वही लोन ये लैंड डेवलपमेंट बैंक देते हैं, ठीक है ना। ये उस जमीन की 50% वैल्यू तक ही लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर ज़मीन की वैल्यू 1 लाख रुपए है तो ये सिर्फ 50,000 रुपये तक का ही लोन देंगे। अगर ज़मीन की वैल्यू 10 लाख है तो ये 5 लाख का देंगे, ठीक है ना। ऋण देते समय प्रार्थी की साख तथा ऋण अदायगी की क्षमता पर भी विचार किया जाता है। ऋण की वसूली कुछ वर्षों में किस्तों में की जाती है। अब नॉर्मली बात है कि ऋण देते समय प्रार्थी की साख तथा ऋण अदायगी की क्षमता पर भी डिपेंड कर। अब आपने ज़मीन देख के तो लोन दे दिया है, पर सामने वाला भर सकता है कि नहीं, ये भी चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, जो लोन आप प्रोवाइड करते हो या आपको कुछ टाइम के लिए ही मिलता है, मतलब 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए आपको मिलाएगा, तो आपको ये सारा पैसा किस्तों में देना पड़ता है। नेक्स्ट आता है देसी बैंकर, इंडिजीनियस बैंकर। देसी बैंकर वह व्यक्ति या व्यक्तिगत फर्म है जो जमाए स्वीकार करती है, हुंडियों में व्यापार करती है और ऋण देती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका विशेष महत्व है। इन्हें महाजन, साहूकार, सर्राफ आदि नामों से संबोधित किया। ये ऋण प्रदान करने के अलावा व्यापार भी करते हैं। अब जो हमारे यहाँ पर बैंक दे रखी है, बैंक नहीं है एक तरीके से, ठीक है ना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे महाजन, साहूकार, सर्राफ, ये लोग क्या करते हैंगे, आपसे कुछ जमा लेते हैंगे, ठीक है ना, या फिर आपके कोई सामान गिरवी रखते हैंगे, उसके हिसाब से क्या देते हैं, आपको पैसा देते हैं, मतलब ब्याज से पैसा देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या कहलाते हैं, देसी बैंकर ही कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी आपकी ज़रूरत के टाइम पर हेल्प कर रहे हैं। हाँ, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो बात अलग हो गई, बट मदद तो आपकी कर ही रहेंगे। वो आपसे पैसा लेते हैंगे, ठीक है ना, आपसे कोई चीज़ गिरवी रखेंगे और आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे, मतलब ब्याज से पैसा दे देंगे। हर महीने ब्याज देना पड़ता है आपको उनको। ये होते हैं हमारे इंडिजीनियस बैंकर, देसी बैंकर। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1982 में इस बैंक की स्थापना की गई थी। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इस बैंक का प्रमुख कार्य निर्यात और आयात की गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए व्यापारियों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसका काम क्या है, विदेशों से जो माल आता है वो और विदेशों में जो माल जाता है उन पे निगरानी रखना, उनका जो लेन देन होता है वो सारी चीज़ों का काम किस में करा जाता है, इस बैंक में करा जाता है। इसकी स्थापना कब करी, 1982 में, 1982 में। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जन सामान्य को आवासीय ऋण प्रदान कर स्वयं का घर बनाने के लिए सपनों को साकार करने में सहयोग करना है। इसकी स्थापना सन 1988 में की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या है कि भैया जो घर बनाने के लिए आपको लोन प्रोवाइड करना है, इसका मेन उद्देश्य। भैया जिनके पास में घर नहीं या फिर इकट्ठा पैसा नहीं आ पाता है मकान बनाने के लिए, वो ये होम लोन लेकर अपना मकान बना सकते हैं और फिर किस्तों में वो पैसा चुका सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएं या फिर ई बैंकिंग। वर्तमान समय में कंप्यूटर, इंटरनेट और एंड्रॉयड मोबाइल के प्रयोग से बैंकिंग सेवाओं में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। बैंकिंग सेवाओं में कंप्यूटर एवं इंटरनेट का प्रयोग करने को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अर्थात ई बैंकिंग कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WWW ने ई कॉमर्स के साथ मिलकर समूचे विश्व को डिजिटल स्वरूप में बदल दिया है। अब आज के टाइम पर आपको नॉर्मली बात है कि बैंकों का जो पूरा रूप है वो चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बैंकों का रूप चेंज कर दिया गया तो बैंकों में टेबल कुर्सी चेंज कर दी गई, नहीं। पहले सारा काम क्या होता था, ऑफलाइन होता था। अब सारा काम क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। सारा बैंक जितनी भी हो गई सब डिजिटल हो गई है, ठीक है ना। पहले सारे काम आपको छोटे छोटे काम करने के लिए आपको बैंक जाना पड़ता था। पैसे निकालना हो तो बैंक जाना, पैसे जमा करना हो तो बैंक जाना हैगा, किस्त भरनी हो तो बैंक जाना हैगा, ठीक है ना। सारे काम के लिए आपको बैंक भागना पड़ता था। किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने तो बैंक जाना। अब आजकल यही सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई है, ऑनलाइन हो गई है, ठीक है ना। अब इसमें आप भैया पैसे जमा करना है, मशीन लगी, मशीन से पैसे जमा हो गए, ठीक है ना। आपको ट्रांसफ़र करने तो आप अपने मोबाइल से ही किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते होगे। बहुत सारी फैसिलिटी आपके मोबाइल में, जैसे हम बोल सकते हैं कि डिजिटल इंडिया में अगर ई बैंकिंग मानी जाए
तो एप्लीकेशन के द्वारा ही आप अपनी सारी, जैसे बैंक की जो एप्लीकेशन आती है उसी के द्वारा ही सारे काम कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन करवाना है, आपको चेक की डिटेल डालनी, जानकारी लेनी, कोई सी सारी चीज़ें आप ऑनलाइन ही देख सकते हो। अब बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग, ई बैंकिंग से ग्राहकों को प्राप्त होने वाला लाभ और ई बैंकिंग से बैंकों को प्राप्त होने वाला लाभ। अब ग्राहकों को, कस्टमर को बैंकों से कौन कौन से प्रॉफिट होते हैं? पहला, ई बैंकिंग से बैंक के ग्राहक वर्ष के 12 महीने अर्थात 365 दिन 24 घंटे लेनदेन की सुविधा प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। ई बैंकिंग हमें 24/7, ठीक है ना, मतलब साल भर पूरे 365 दिन 24 घंटे आपको लेन देन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरी, इसमें ग्राहक व्यक्तिगत कंप्यूटर, पीसी, मोबाइल फ़ोन या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट अर्थात हाथ के कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है। आप मोबाइल से कर सकते हो, कंप्यूटर से कर सकते होगे, ठीक है ना, लैपटॉप से कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक लेन देन का अभिलेखन रिकॉर्डिंग हो जाता है जिसमें वित्तीय अनुशासन बना रहता है। आप जो भी एंट्री करोगे, जो भी ट्रांजैक्शन करोगे उसकी एंट्री कर दी जाती है। ई बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक अपनी बचत का प्रबंधन, खातों का निरीक्षण, ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन, अपने बिल आदि देयकों का भुगतान कर सकता है। अब इसके द्वारा अपना भैया मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, मतलब जितनी आप सेविंग कर रहे हो उसका क्या करना है, कैसे करना है वो देख सकते हो आप। दूसरी चीज़, आप अपने अकाउंट में कितना बैलेंस है, कब किसको ट्रांसफ़र करा था, कैसे करा था, ठीक है ना, ये देख सकते हो आप। दूसरी चीज़, आप लोन के लिए भी यहीं से ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते होगे। दूसरा, आपने बिल, ठीक है ना, नॉर्मली बिल, लाइट का बिल हुआ, आपका कोई सा भी इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, आप सारी चीज़ें इसी के द्वारा पेड कर सकते होगे। ग्राहक लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कार्यालय, घर या यात्रा के दौरान निर्धारित लेन देनों को संपन्न कर सकता है। कस्टमर क्या कर सकते हैं? लैपटॉप, मोबाइल, ठीक है ना, किसी के द्वारा भी घर में बैठे हों, कहीं ट्रेवल कर रहे हों, किसी भी तरीके से अपना ट्रांजेक्शन कर सकता है। इसके माध्यम से रोकड़ ले जाने का जोखिम समाप्त हो जाता है। अब जब सारी चीज़ें हम मोबाइल से ही कर रहे हैं तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि हमको पैसा लेके जाना है, कैश लेके जाना है? सारे ट्रांजेक्शन हम ऑनलाइन ही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है बैंकों को लाभ। केंद्रीकृत डेटाबेस की स्थापना से बैंक अपनी शाखाओं कार्यभार को बहुत कम करने में सफल रहा है। अब बैंक में जाकर हर व्यक्ति बैंक में आएगा, सारे ट्रांजैक्शन करेगा, तो वो सारी चीज़ों में टाइम लग जाता है। अब हम छोटी छोटी चीज़ों के ट्रांजैक्शन तो खुद ही करने लग गए हैं, तो बैंक जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट, ई बैंकिंग से लेखन सामग्री के उपयोग में बड़ी बचत होती है। यह बचत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से हितकारी रहती है। अब ई बैंकिंग से क्या होता है? लेखन सामग्री मतलब स्टेशनरी जो लगती है कि कॉपी, पेन, ठीक है ना, तो इन चीज़ों की बचत होती है और इससे क्या होता है? हमारी प्रकृति का पर्यावरण सुरक्षित रहता है। इससे ग्राहकों के लेन देन को तीव्रता से संपन्न करने में आसानी रहती है, जिससे बैंकों की प्रतियोगी क्षमता बढ़ जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है? जितने भी आपके ट्रांजैक्शन होते हैं वो आसानी से और जल्दी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ से हमें क्या मिलता है कि बैंकों को भी आगे के प्रोसेस करने में या फिर बैंकों को भी कंपटीशन करने में ईजी रहता है। अब नेक्स्ट आता है प्रमुख ई बैंकिंग सुविधा। अब बैंकों द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है हमारी ई बैंकिंग में, उसमें कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम EFTS पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। वर्तमान समय में शासकीय एवं निजी प्रतिष्ठानों में वेतन भुगतान इसी के माध्यम से किया जाने लगा है। कर्मचारियों के खाते सीधे कोषालय से जोड़ दिए जाते हैं, नियोक्ता के खाते से राशि सीधे कर्मचारी खाते में हस्तांतरित हो जाती है। अन्य शब्दों में कंपनियां व्यावसायिक उपक्रम के खाते कर्मचारियों के खाते से नेटवर्क के माध्यम से जोड़ दिए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम होता है इसमें क्या करा जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकार या फिर किसी भी कंपनी द्वारा अपने वर्करों को सैलरी प्रोवाइड करने की फैसिलिटी किसमें रहती है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यह एक राष्ट्रव्यापी प्रणाली जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यक्तियों, फर्मों और कंपनियों को एक बैंक की शाखा से दूसरी बैंक की शाखा पर फंड भेजने की सुविधा दी जाती है। इस प्रणाली में व्यवहारों को समूहबद्ध करके उनका नियमन निश्चित समयावधि में किया जाता है। इस सुविधा का लाभ केवल वही व्यक्ति, फर्म या कंपनी उठा सकते जिनका NFT सुविधा प्राप्त बैंक की शाखा में खाता है। अब यहाँ पर ये लोग क्या कर सकते हैं कि वो व्यक्ति अपनी कोई भी व्यक्ति हुआ, कोई फर्म हुई, ठीक है ना, कोई भी कंपनी हो, यहाँ पर एक बैंक से दूसरी बैंक में अपना डाटा या फिर अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन यही रहती है कि यहाँ पर NEFT आपका राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट।
यह एक बैंक से दूसरी बैंक को फंड हस्तांतरित करने की तीव्र उत्तम प्रणाली। जब एक बैंक दूसरी बैंक को संदेश भेजता है उसी समय फंड को ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसलिए इसे रियल टाइम कहते हैं। यह प्रणाली में व्यवहारों को समूहबद्ध करते हुए एक के बाद एक निपटाया जाता है, इसे ग्रॉस कहा जाता है। इसमें व्यवहार की न्यूनतम राशि 2 लाख रुपये। इसमें फंड का हस्तांतरण सूचना प्राप्ति के लगभग 2 घंटे में कर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या करा जाता है, आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने होंगे, ठीक है ना, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के द्वारा ही आपका किसी का भी एक बैंक से दूसरी बैंक में फंड ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। इसकी न्यूनतम कम से कम मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए, और टाइमिंग कितना है, मिनिमम 2 घंटे। डेबिट कार्ड, जो हमारा एटीएम कार्ड होता है उसके बारे में। वर्तमान समय में कई बैंक अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान करते हैं। ग्राहक इन कार्डों की सहायता से निर्धारित धनराशि निर्धारित अवधि के लिए उधार क्रय माल क्रय कर सकता है। कई दुकानदार बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई इस सुविधा की अनुमति प्रदान करते हैं। इंटरनेट के जरिए सीधे बैंक से जुड़े होते हैं। इसमें कार्ड का उपयोग कर दुकानदार के खाते में राशि हस्तांतरित हो जाती है, जबकि ग्राहक का खाता बैंक से जुड़ा होता ही है। अब नॉर्मली बात है कि डेबिट कार्ड का तो हम तो ज़्यादा बातें नहीं करते। हमारा जो डेबिट कार्ड होता है पैसे निकालने के काम में आता है, पैसे जमा करने के भी काम आता है। हम गए मशीन से गए, हमने पैसा निकाल लिया, पैसे जमा कर लिया, ठीक है। उसके कार्ड के जो नंबर रहते हैं, पिन रहते हैं, उसके द्वारा भी हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रेडिट कार्ड। इसके अंतर्गत एक प्रकार से उधार क्रय की सुविधा की प्रदान दी जाती है। क्रेडिट कार्ड रहता है, इसमें आपको एक तरह का उधार खरीदने के लिए फैसिलिटी दी जाती है। बोल सकते हैं कि आप कहीं गए हैं तो शॉपिंग करना, आप अगर क्रेडिट कार्ड से करते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, कैश नहीं है, ठीक है ना, तो आपको क्रेडिट कार्ड से, जैसे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है आपकी 50,000 1 लाख रुपए, तो आप उतने तक की शॉपिंग कर सकते हैं। फिर वही पैसा आपको एक टाइम पीरियड बाद, ठीक है ना, उस पैसे को आपको चुकाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक पैसा ले लिया, उधार सामान खरीद लिया हमने, आपको एक टाइम पीरियड बाद वो पैसा चुकाना पड़ेगा। आप EMI भी पे बनवा सकते हो उसमें, ठीक है ना, या फिर पूरा पैसा एक बार में भी जमा कर सकते हो। ये क्रेडिट कार्ड होता है। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसे ATM बोला जाता है। अब ATM के काम तो सभी को पता है, ठीक है ना, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि है, और ज़्यादा है तो आप इसमें भी पढ़ सकते हैं। ATM का क्या होते हैं, पैसा निकालना, पैसे जमा करना, यही सारे काम होते हैं उसके, ठीक है ना। तो बस इसी चीज़ को उन लोगों ने क्या करा गया है कि डीपली लिख के दे रखा है। अब नेक्स्ट आता है आपका डिजिटल पेमेंट पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। व्हाट इज़ अ डिजिटल पेमेंट। अब डिजिटल पेमेंट क्या होता है, नॉर्मली बात है कि डिजिटल पेमेंट तो हमने जितने भी ट्रांजेक्शन आज के टाइम पे चल रहा है, मैं बुक की लैंग्वेज में नहीं बोल रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज में ही बोल रहा हूँ, कि डिजिटल पेमेंट भुगतान करने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है, ठीक है ना। जो भी पेमेंट करना है, जो भी काम करना है, वो किसके थ्रू करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू करना है। इसमें इंटरनेट की सुविधा के उपयोग से प्रचलित अनेक साधनों के माध्यम से रकम का भुगतान किया जाता है अथवा पाया जाता है। डिजिटल पेमेंट में प्राप्तकर्ता और भुगतानकर्ता दोनों के पास डिजिटल साधन होना चाहिए। इसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी कहा जाता है। यह नकदी रहित लेन देन का एक सशक्त साधन है। नॉर्मली बात है, आज के टाइम पर सारे ट्रांजैक्शन किसके द्वारा होते हैं, डिजिटल होते हैं। हम हमारे मोबाइल के द्वारा, मैं ऐप बता देता हूँ, नॉर्मली सभी के पास होती है कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़ॉन पे, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक फंड, आपका जो पैसा हैगा उसको ट्रांसफ़र करने की, रिसीव्ड करने की एक फैसिलिटी है, ठीक है। आपने अपने अकाउंट में सैलरी आई, आपके हाथ में कैश आया नहीं है, वो सारी चीज़ें आप किसी को भी ट्रांसफ़र करना, परचेस करना, कोई सामान खरीद रहे हैं, किसी को देना है, किसी को ले, सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। आपको कैश की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मली बात है, आज के टाइम पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इनके द्वारा सारी फैसिलिटी हमें दी जा रही है कि आपको भैया मोबाइल रिचार्ज करना है वो भी हो जाएगा, आपको किसी को फंड ट्रांसफ़र करना है वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट दिया एकीकृत भुगतान इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI। एकीकृत भुगतान इंटरफेस या UPI तुरंत भुगतान के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से लॉन्च की गई सेवा है। बैंकों का अपना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, जहां ग्राहक अपनी सुविधा से पैसे भेजे या मंगवा सकते हैं। यहाँ पेमेंट करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आप UPI के जरिए किसी अन्य बैंक में नेफ्ट, IMPC से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको शुल्क वसूला जा सकता है। UPI ऐप्स में मोबाइल बैंकिंग के लिए पंजीयन कराना होता है। वर्तमान में यह सुविधा केवल एंड्रॉयड फ़ोन उपयोग करने वाले
वाला ही प्रयोग कर सकता है। यूपीआई के लिए कई अच्छे ऐप्स उपलब्ध देंगे, व्यक्ति किसी भी ऐप का डाउनलोड करके इसका प्रयोग कर सकता है। अब ये ऐप तो मैंने अभी हाल बताया आपको, पेटीएम, अमेज़ॉन, गूगल पे, फ़ोनपे, ठीक है ना, ये सारे यूपीआई बेस पे आपको किसी में भी आप अपना अगर यूपीआई अकाउंट बना लिया हैगा, ठीक है ना, तो आप किसी भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्टर्ड करके आप उसमें, ठीक है ना, अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करके आप उसको चालू कर सकते होगे और उसको उसमें जो जो फैसिलिटी मिलती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैगी। नेक्स्ट आता है आधार सक्षम भुगतान सेवा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। आधार कार्ड पर आधारित डिजिटल पेमेंट को आधार सक्षम भुगतान सेवा के नाम से जाना जाता है। किसी व्यापारी को भुगतान करने के लिए ग्राहक को अपनी आधार कार्ड संख्या का उपयोग करना होता है। इसके द्वारा एक बैंक से दूसरे बैंक को भुगतान किया जा सकता है। भुगतानकर्ता जब इसके माध्यम से भुगतान करता है तो चुकाई गई राशि उसके खाते से घटाकर सीधे ही प्राप्त करता है खाते में जमा करें। अब कोई भी आपका व्यक्ति, ठीक है ना, अगर आप आधार कार्ड से पेमेंट करते हो तो वो कौन सा आ जाएगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। आधार सक्षम सुविधा के भुगतान सेवा का लाभ उठाने के लिए बैंक खातों को आधार संख्या से जोड़ना पड़ता है। इसके द्वारा भुगतान करने पर ग्राहक के हस्ताक्षर, बैंक विवरण या पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें उंगली की छाप पासवर्ड का काम करती है। यह भुगतान का सबसे सुरक्षित तरीका है, क्योंकि इसमें दूसरे व्यक्ति की उंगली की छाप कभी भी एक समान नहीं होती है, ठीक है ना। तो आधार कार्ड से पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने उंगली की प्रिंट देना पड़ता है, उंगली की छाप लगानी पड़ती है। आपने देखा होगा किसी भी कियोस्क पे चले जाना, जो कंप्यूटर की दुकान होती है वहाँ पर चले जाना, अगर आधार कार्ड से पेमेंट करवाना हो तो आप उनसे बोलना, वो आधार कार्ड नंबर आपका लेंगे और आपकी उंगली की प्रिंट लगा के जो पासवर्ड का काम करती है उसके द्वारा पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट आता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, USSD। संयुक्त पूरक सेवा डेटा डिजिटल पेमेंट के लिए एक मोबाइल फ़ोन साधन है। इसे *99# कोड की लगातार बैंकिंग सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे *99# बैंकिंग भी कहा जाता है। इसके माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी साधारण फ़ोन से इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। यह उतना ही आसान है जितना मोबाइल से फ़ोन का बैलेंस जानना। इस सुविधा का प्रयोग वित्तीय और गैर वित्त कार्य के लिए किया जाता है। नॉर्मली बात है, USSD कोड आते हैं, ठीक है ना। अभी तक तो हमने ऊपर जो पढ़े हैं वो एंड्रॉयड मोबाइल में एप्लीकेशन आती है उसके द्वारा के, बट नीचे जो फैसिलिटी दे रखी है USSD, या आप किसी भी कीपैड मोबाइल से भी ये फैसिलिटी यूज़ कर सकते होगे, जिसे *99# के द्वारा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। बैंक अपने खाताधारियों को विभिन्न प्रकार के कार्ड उपलब्ध कराती है। ये कार्ड डिजिटल पेमेंट के लिए महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। धन के हस्तांतरण और डिजिटल पेमेंट के लिए अनेक लोग इनका प्रयोग करते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड इसमें मुख्य हैंगे। डिजिटल पेमेंट के लिए प्रीपेड कार्ड को ठीक उसी प्रकार रिचार्ज करवाया जाता है जिस प्रकार प्रीपेड सिम को रिचार्ज करवाते हैं। ई बैंकिंग सुविधाओं में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को स्पष्ट किया गया है। प्रीपेड कार्ड नॉर्मली यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना, हम लोगों की लाइफ में इसका यूज़ बहुत कम होता है, तो इसलिए इसको हम नहीं ले रहे। नेक्स्ट आया था ई वॉलेट, ई बटुआ, भुगतान करने का एक सरल और तेज़ी से काम करने वाला तरीका। ई बटुआ, ई वॉलेट या डिजिटल बटुआ, ठीक है ना, डिजिटल वॉलेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक लेन देन करने की सुविधा देती है। वस्तु को खरीदने के लिए एक प्रीपेड खाता अकाउंट है जो शारीरिक बटुआ फिजिकल वॉलेट का काम करती है। स्टेट बैंक ऑफ बड़ी, मोबीक्विक, पेमेंट, फ्रीचार्ज एवं ICICI पॉकेट इस प्रकार के ई बटुए हैं। व्यक्तिगत ई वॉलेट में अपना धन सुरक्षित रखकर आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग कर सकता है। इसके लिए स्मार्टफोन, नेट कनेक्शन और बैंक खाता के साथ ही वॉलेट ऐप की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर या स्मार्टफोन के द्वारा ऑनलाइन खरीदी के लिए रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए ई वॉलेट आज सबसे अधिक प्रचलित है। इसका उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए क्योंकि इसमें भुगतान करने पर ऐप पिन या पासवर्ड नहीं मांगता है। जो ई वॉलेट रहता है ये आपको हर ऐप में मिलेगा, ठीक है। आप कोई सा भी ऐप चला रहा हो, फ़ोन पे चला रहा हो, उसमें भी मिल जाएगा, आपको पेटीएम में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन जिसमें ई वॉलेट मिल जाए, जिसमें आप अपना फ़ंड ट्रांसफ़र करने के बाद में आप डायरेक्ट जो पिन वगैरह डालते होगे, मैसेज वगैरह आते हैं, ये सारी चीज़ों से बच जाता है। आप अपना पैसा ई वॉलेट में रखने के बाद आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसी के साथ हमारा बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर में टाइप्स ऑफ मॉडर्न बैंक वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। कल के वीडियो में हम इंश्योरेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।